कुंभ के मेले में कलेक्टर साहब एक साधु के भेष धरते हैं और एक साधु को लेकर एक चौकी में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही कलेक्टर साहब साधु के भेष में दूसरे साधु के साथ चौकी में पहुंचे थे तो उस साधु को देखने के बाद वहां का चौकी का जो दरोगा होता है वो एकदम से उसे धमकाने लगता है और कहता है कि तू फिर आ गया, तुझे पहले समझाया था ना कि अगर वहां पर तंबू लगाना है तो तुझे पैसे देने होंगे, वरना हम तेरा तंबू वहां पर नहीं लगने देंगे। अब इस बात को सुनते ही जो कलेक्टर साहब होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लोग इससे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं और किस बात के इसे पैसे देने होंगे। तो कलेक्टर साहब दरोगा से पूछने लगते हैं कि साहब आपको किस बात के पैसे देने हैं, वैसे तो ये मेला साधुओं का है और साधु का ही तंबू लगने से आप रोक रहे हो। तो उसके बाद जो दरोगा होता है वह कलेक्टर साहब के ऊपर भी चढ़ बैठता है और उनसे बुरी भली बातें कहने लगता है। लेकिन उसके बाद कलेक्टर साहब जो इस दरोगा के साथ करते हैं उसे देखने के बाद वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे और जिन लोगों को ये बात पता चलती है वो लोग कलेक्टर साहब की वाहवाही करते रह जाते हैं। क्या किया था कलेक्टर साहब ने इससे आगे, और यहाँ पर कलेक्टर साहब साधु का भेष बनाकर उस साधु के साथ उस चौकी में कैसे पहुंचे थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2025 के कुंभ के मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में और एक साधु जो काफी दूर के रहने वाले हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी इस कुंभ के मेले में जाऊं और वहीं पर अपना समय व्यतीत करूं। यही बात सोचकर वह साधु कुंभ के मेले में आ जाता है और वहां पर अपने लिए जगह ढूंढने लगता है जिसमें वो अपना तंबू लगा सके और तंबू लगाकर जितने भी दिन यहाँ पर कुंभ का मेला लगेगा वह यहाँ पर रहकर कुंभ के मेले में रहने का पुण्य कमा सके। यही बात सोचकर वह साधु सेक्टर 20 में पहुंच जाता है, क्योंकि कुंभ के मेले में ज्यादातर जगह को सेक्टर्स के हिसाब से डिसाइड किया गया है और हर सेक्टर के लिए अलग अलग चौकियां बनाई गई हैं। तो सेक्टर 20 में वो एक जगह अपना तंबू लगा लेता है और तंबू लगाने के बाद वहीं पर उसने अपना धूंधा सजा लिया था और वहीं पर समय व्यतीत करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके तंबू को लगे हुए 2 से 3 दिन होते हैं तो 2-3 दिन बाद एक पुलिस वाला आता है जिसके साथ 2 लड़के थे। वो तीनों जन आकर पहले तो साधु को धमकाते हैं। धमकाने के बाद जब साधु उनका विरोध करता है तो उसे धक्का देकर तंबू से बाहर कर देते हैं। तो जो साधु होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और डर की वजह से वो उनसे दूर होकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो तीनों जन साधु के तंबू को बुरी तरह से तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उसके कुछ पैसे, लगभग 35,000 रुपए वो साधु बता रहे थे, उन पैसों को भी उन्होंने ले लिया था और साथ में उसके धूने में कुछ पैसे पड़े हुए थे, क्योंकि साधु जहां पर बैठा हुआ था वहां पर जो भी आता दर्शन करने के लिए वह धूने पर कुछ पैसे चढ़ाकर जाता और उन पैसों को भी वो लोग उठाकर ले जाते हैं। वह साधु दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि जो घर उसने बनाया था यहाँ पर कुंभ के मेले में समय बिताने के लिए, उस घर को उन लोगों ने तोड़ दिया है और जो उसके पास पैसे थे कुछ, उन पैसों को भी वो निकाल कर ले जा रहे हैं। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसे डर लग रहा था, क्योंकि इनके साथ पुलिस भी है और पुलिस की वजह से वो लड़के बिल्कुल भी किसी से डर नहीं रहे थे और लोग भी खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी बीच में कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद वो लोग वहां से उन पैसों को लेकर जाने लगते हैं और जाते जाते साधु से कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें तंबू लगाना है तो हमें पैसे देने होंगे, वरना तुम यहाँ पर तंबू नहीं लगा सकते। वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन साधु मायूस होकर अपने उस टूटे हुए तंबू को देख रहा था जिसके अंदर उसने धूना भी लगा रखा है और उसका जो छोटा मोटा सामान था वो भी इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने सामान में से ढूंढ ढूंढ कर वो पैसे निकाले थे जिन पैसों को अपने साथ ले गए थे। साधु बड़ा ही उदास होता है। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है घूमते घूमते और साधु से पूछने लगता है कि बाबा आप इतने उदास क्यों हो। तो उसके बाद साधु अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता देता है और कहता है कि पुलिस वाले के साथ 2 लड़के आए थे और उन्होंने कहा है कि इस तंबू को हटा लो, अगर यहाँ पर तंबू लगाना है तो हमें तुम्हें पैसे देने होंगे, अगर तुम पैसे नहीं देते हो तो तुम यहाँ पर तंबू नहीं लगा सकते। और वह यह भी बता देता है कि मेरे इतने पैसों को निकाल कर ले गए हैं और धूने पर जितना भी चढ़ावा आया था उस सारे चढ़ावे को भी वो लोग ले गए हैं। अब जब वह व्यक्ति साधु महात्मा की बात सुनता है तो उसे भी इस बात का बड़ा बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि बाबा अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस के पास जाओ, क्योंकि यहाँ पर हर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग चौकियां बनी हुई हैं, तो आपको चौकी में जाना चाहिए और वहां की पुलिस से इस बात की कंप्लेंट करनी चाहिए। यह बात सुनकर साधु भी चौकी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह आदमी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। साधु के साथ वह आदमी उसे चौकी में ले जाता है और वहां पर जाकर जो दरोगा होता है उससे ये लोग बात करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही साधु चौकी के अंदर घुसता है तो जो 2 लड़के उसके तंबू को तोड़कर आए थे वो भी वहीं पर बैठे हुए थे और उन्हें देखते ही साधु समझ जाता है कि पुलिस वालों की इसमें मिला मिली है और ये लोग तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वह आदमी पुलिस में जाने के लिए कह रहा था, तो इसी वजह से वह चौकी में जाता है और वहां पर दरोगा साहब के सामने न्याय की फरियाद लगाता है। लेकिन जो दरोगा होता है वो उसकी पूरी बात को सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि इसमें गलत ही क्या
क्या है, अगर तुमको यहाँ पर तंबू लगाना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे, वरना तुम्हें यहाँ पर तंबू नहीं लगाने दिया जाएगा। अब इस बात को सुनकर साधु कहने लगता है पुलिस वाले से कि यहाँ पर तंबू लगाने से कौन सी दिक्कत है, और वैसे भी मैं कहाँ यहाँ पर परमानेंट रहने वाला हूँ। कुछ दिनों तक जब ये मेला लगेगा उतने दिनों के लिए मैं आया हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। अब इतने दिन का भी आपको किराया देना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और साधु को बुरी भली बातें कहने लगता है। जो व्यक्ति साधु के साथ आया था वह भी वहीं पर खड़ा हुआ था और वह दरोगा से कहने लगता है कि साहब ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी जो दरोगा होता है वो साधु को छोड़कर उस पर नाराज होने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि अच्छी बात क्या है, बेकार बात क्या है। अब तुम हमें सिखाओगे, मैं 90,000 रुपए की सैलरी लेता हूं और तुम जैसे लोगों से अब मुझे कानून सीखना पड़ेगा। ऐसा कहकर जो दरोगा होता है उन्हें धमकाकर वहां से भगा देता है और साधु से लास्ट बार फिर से कह देता है कि अगर यहां पर तंबू तुम्हें लगाना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे, वरना अपना बोरिया बिस्तरा समझाओ और यहां से निकल जाओ। यह बात सुनकर जो व्यक्ति होता है वो भी पूरी तरह से उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब इसका क्या किया जाए। साधु के साथ में चौकी से बाहर निकल आया था और अपने दिमाग के अंदर गहन सोच विचार कर रहा था। तभी अचानक से उसे ज्ञात होता है कि यहाँ पर ढेर सारे मीडिया वाले आए हैं, तो क्यों ना किसी मीडिया वाले की मदद ली जाए, हो सकता है साधु का कोई भला हो जाए। यही सोचकर वह व्यक्ति जिसका नाम ब्रजेश होता है, ब्रजेश साधु से कहता है कि आप यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं, थोड़ी देर में मुझे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह साधु को वहीं छोड़कर वहां से मीडिया वालों को ढूंढने के लिए चला जाता है और मीडिया वालों से वो इस बारे में बात करता है। लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो पुलिस का नाम सुनकर पीछे हट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हो सकता है कोई कानून ऐसा हो जिस कानून के तहत उन्हें जगह का भी पैसा देना होता होगा, इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए मना कर जाते हैं। तभी वहां पर एक मीडिया वाला जिसका व्लॉगिंग टाइप का चैनल था और घूम घूम कर जगह जगह की चीजों को दिखा रहा था, और जैसे वो साधु की कहानी सुनता है तो उसे भी इस बात का बड़ा ही दुख होता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पर डाल दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। यही सोचकर वह ब्लॉगर उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वह व्यक्ति उसको अपने साथ लेकर सीधा उस साधु के टूटे हुए तंबू पर आ जाता है और वहां आकर साधु से उसकी बात करवा देता है। अब वीडियो वाला उससे पूछने लगता है कि बाबा आपके साथ क्या क्या हुआ है, पूरी डिटेल में मुझे बात बताइए और उसके बाद हम आपकी वीडियो शूट करेंगे। तो साधु उसे डिटेल में बात बताने लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से आया था और यहाँ पर आकर मैंने तंबू लगा दिया। तंबू लगाने के बाद यहाँ पर अचानक से एक पुलिस वाले के साथ दो लड़के आते हैं और वो लोग आकर मुझे धमकाने लगते हैं। जब मैं इस बात का विरोध करता हूं तो वो लोग मुझे धक्का देकर इस तंबू से बाहर निकाल देते हैं और मेरे तंबू को तोड़ने लगते हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि वो 3 लोग थे और मैं अकेला था और लोग जो खड़े हुए थे कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने मेरा पूरा तंबू तोड़ दिया और तंबू के साथ साथ उन्होंने मेरे पैसे भी निकाल लिए और दूने पर जितना भी चढ़ावा आया था वो सारे चढ़ावे को ले गए हैं और कहा है कि अगर यहाँ पर टेंट लगाना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे, वरना तुम यहाँ पर टेंट नहीं लगा सकते। तो इसके बाद वह साधु से पूछने लगता है कि आप पुलिस के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा था। तो वो साधु पुलिस के बारे में बता देता है कि मैं जब पुलिस के पास गया था तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुझसे कहा था। इसके बाद जो मीडिया वाला होता है वह उनका पूरी अच्छी तरह से वीडियो शूट करता है जिसके अंदर उस साधु के आंसू भी दिखाई दे रहे थे और साथ में उसका टूटा हुआ तंबू भी दिखाई दे रहा था और साथ में वो धूने को भी दिखा रहा था जिस धूने पर चढ़ावा आया था और चढ़ावे को भी वो यहां से उठाकर ले गए थे। अब तभी जब वो लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो वहां पर एक और लड़का आ जाता है और लड़का आने के बाद उल्टा साधु को ही दोष देने लगता है। कहता है कि इस तरह एक तरफा बात सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। तो इसके बाद मीडिया वाला उसके पास कैमरा कर देता है और उससे कहता है कि बताओ कैसे बात सुननी चाहिए, क्या इस साधु के आंसू तुम्हें झूठे दिखाई दे रहे हैं या फिर इनका टूटा हुआ तंबू इस बात की गवाही नहीं दे रहा कि इसके साथ गलत हुआ है। इसके बाद वो कहने लगता है कि नहीं, देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हो सकता है मामला कुछ और हो, आपको इसकी तह तक जाना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि तह तक जाने की बात क्या है, ये लोग पुलिस के पास भी गए हैं लेकिन पुलिस वालों ने साफ साफ बोल दिया है कि वहां पर अगर आपको तंबू लगाना है तो पैसे तो देने ही होंगे। इस बात को सुनकर जो वह तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति आया था वह भी पीछे हट जाता है और कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो। इसके बाद वो व्यक्ति वीडियो बना देता है और वीडियो बनाकर उसे अपने चैनल पर डाल देता है। चैनल पर डालने के बाद वह बाबा को दिलासा देता है और कहता है कि बाबा आप चिंता मत करो, अगर ये वीडियो किसी ईमानदार अधिकारी के हाथ लग गई और वो कुंभ मेले में हुआ तो आपकी मदद जरूर हो जाएगी। ऐसा ही होता है दोस्तों। दरअसल वहां पर एक कलेक्टर साहब नियुक्त थे जिनकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगी हुई थी। अब जैसे ही वो इस वीडियो को देखते हैं, इसमें सेक्टर का भी नाम था और उस चौकी का भी नाम था और पुलिस वालों के बारे में वो सारी बातें बताई गई थी कि किस किस तरह से उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी
बदतमीजी की है। इस बात को देखकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हो भी सकता है ऐसा भी हो रहा हो, क्योंकि काफी बड़ा मेला है और यहां पर ढेर सारे पुलिस वाले हैं, तो उनमें से कुछ भ्रष्ट भी हो सकते हैं। यही सोचकर जो कलेक्टर साहब होते हैं इस मामले पर खुद काम करना चाहते हैं और मामले पर काम करने के लिए अपने पास एक टीम का गठन करते हैं। वह कहते हैं कि आपको मेरे साथ कहीं जाना होगा और जैसे ही मैं आपको कॉल करूं तो आपको मेरे साथ आना होगा। इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं पूरी तरह से साधु का भेष बनाते हैं और अपने पास एक हिडन कैमरा भी रखते हैं, जिसके अंदर वह सबूतों को इकट्ठा कर सकें कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। साधु का भेष बनाने के बाद कलेक्टर साहब वहां से उस जगह पर जाते हैं जहां पर अब उस साधु ने अपने तंबू को थोड़ा सा ठीक कर लिया था और उसी के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। वहां पर जाने के बाद कलेक्टर साहब उससे बात करते हैं और अपना पूरा परिचय उन्हें देते हैं। कहते हैं कि देखो, आपकी हमने वीडियो देखी थी और वीडियो देखने के बाद हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अगर वीडियो के अंदर आपने कुछ भी गलत बोला हो या ऐसा नहीं हो जैसा आपने कहा था तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं इस कार्रवाई को यहीं पर रुकवा दूंगा। लेकिन एक बार अगर मैंने कार्रवाई चला दी, अगर आप गलत मिलते हो तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो साधु जब सुनता है कि कलेक्टर साहब उसकी वीडियो को देखकर आए हैं तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रो रो कर दोबारा से पूरी सच्चाई कलेक्टर साहब को बता देता है और कहता है कि साहब, मैं बहुत दुखी हूं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि मैं मेले में स्नान करने के लिए आया था, लेकिन ये लोग मुझे यहां से भगा रहे हैं और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। अब 2-4 दिन यहां पर रुका हुआ हूं ताकि कुछ पैसे और दान में मुझे मिल जाएं और जिन पैसों से मैं यहां से वापस जा सकूं। इसके बाद जो कलेक्टर साहब जब साधु के आंखों के आंसू को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि सच में ही ये वीडियो सच है और इनके साथ गलत हुआ है। तो उसके बाद कलेक्टर साहब उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं कि बाबा, इसी वजह से मैंने साधु का भेष धरा है। मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूं और सारी बातों को रिकॉर्ड करूंगा। आप दोबारा से मेरे साथ तो चौकी में चलिए और उन लोगों से दोबारा आग्रह कीजिए। वो जो कुछ भी कहेंगे वो प्रूफ बन जाएगा और प्रूफ के साथ हम इन्हें अच्छी से सजा दिला सकते हैं इन सभी चीजों के लिए। इसके बाद साधु उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और कलेक्टर साहब के साथ उस चौकी में दोबारा से चला जाता है जिस चौकी में वो पहले गया था। अब जैसे कलेक्टर साहब उसे लेकर उस चौकी में घुसते हैं तो वहां पर वह दरोगा एकदम से उस साधु को पहचान लेता है और दोबारा से धमकाने लगता है। कहता है कि तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, एक बार तुमसे जो कह दिया वो क्या कम रह गया था जो दोबारा से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आ गए। अब इसके बाद जो वह साधु होता है वह वहां पर थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और चुप होने के बाद जो कलेक्टर साहब साधु के भेष में थे वह दरोगा साहब से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, ये मेला तो साधुओं का ही है ना, तो आप साधुओं के साथ ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपके ऊपर तक शिकायत कर देंगे। अब इस बात को सुनकर जो वह दरोगा होता है वह हंसने लगता है और कहने लगता है कि किससे शिकायत करोगे मेरी। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि आपके ऊपर भी बड़े अधिकारी होते हैं, हम आपके एसपी साहब से शिकायत कर देंगे और वो आप पर उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। फिर जो वो दरोगा होता है वो कहने लगता है कि एसपी साहब मेरा क्या कर लेंगे, उनके पास भी इसमें से हिस्सा जाता है जो हम ऐसे पैसा कमाते हैं। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यहाँ पर तंबू लगाकर रहना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे, वरना यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, बड़े आए हिमायती बनकर। इसके बाद जो कलेक्टर साहब साधु के भेष में थे वो और भी उससे कहने लगते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा मत करो, दरअसल ये साधु महात्मा बहुत दूर से उम्मीद लेकर आए हैं, अगर आप इस पर रहम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन दरोगा उनकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और तभी जो कलेक्टर साहब है उसे 2-4 कानून की बातें बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपकी शिकायत करेंगे और आपके खिलाफ केस हो जाएगा, फिर आपको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन तभी जो दरोगा होता है नौकरी पर आंच आने की बात सुनकर एकदम से गर्म हो जाता है और दोनों को धक्का देकर वहां से निकालने लगता है। धक्का देने के लिए जैसे ही दरोगा आगे की तरफ बढ़ता है तभी जो कलेक्टर साहब साधु के भेष में थे वो एकदम से उसको रोकते हैं और रोकने के बाद अपना फोन निकालकर अपनी टीम के पास फोन कर देते हैं। जैसे उन्होंने फोन किया था तो टीम चौकी के बाहर ही थी और एकदम से वहां पर आ जाती है। अब जैसे टीम वहां पर आई थी तो उनमें से काफी सारे लोगों को वो जानता था और उसे पता था कि ये कलेक्टर साहब के साथ काम किया करते हैं। इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वो अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकालते हैं और उस हिडन कैमरे को भी निकालते हैं जो अपने साथ वो लेकर आए थे, ताकि वे अच्छे से सबूत बना सकें जिसके अंदर पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया था। अब जैसे दरोगा ये देखता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो वह एकदम से कलेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दरअसल मैंने आपको पहचाना नहीं था। इस बात को सुनने के बाद कलेक्टर साहब कहने लगते हैं कि मुझे तो तुमने नहीं पहचाना था, लेकिन एक साधु का अपमान करना कहां तक सही है, वो भी उस मेले में जिस मेले की शोभा ही साधुओं की वजह से होती है, और उस मेले में तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद जो वह दरोगा होता है दोबारा से उनसे माफी मांगता है, लेकिन कलेक्टर साहब उसको फौरन वहां से अरेस्ट करवाते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए उसे भेज देते हैं।
कलेक्टर साहब अपनी टीम से कहकर उस साधु के लिए अच्छा सा तंबू बनवाते हैं और कहते हैं कि आराम से तुम इसके अंदर रहो और तुम्हें कैसी भी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है जिन्होंने साधु महात्मा का तंबू तोड़ा था और वो लोग भी कलेक्टर साहब से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब उन्हें माफ नहीं करते हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। इसके बाद वह साधु आराम से उस तंबू में रहता है और वहां पर कलेक्टर साहब की खूब सारी बड़ाई करता है और कहता है कि बड़े ही ईमानदार अफसर थे, उनकी वजह से आज मैं इस मेले में टिका हुआ हूं, वरना कब का इस मेले को छोड़कर जा चुका था। वह सभी लोगों को कलेक्टर साहब के बारे में बताता है और लोग भी इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं कि ईमानदार अफसर अब भी हैं और वो लोगों की मदद किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।